मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के साइंस का पार्ट 1 अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 निश्चित रूप से देख चुके होंगे। आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक 2, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट है उसका टॉपिक 2 पढ़ना है। टॉपिक 2 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इस पूरे टॉपिक में हमको पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार हैं। हमने क्या किया है बच्चों, बोर्ड को 2 भागों में बांट दिया है। पहले इस आधे भाग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलिए, अपने किताब को खोलिए और उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उसको टॉपिक 2 को आप रीडिंग कर लीजिए। उसका एक एक करके हम नोट्स बनवाते हैं, समझाते हैं और फेयर कराते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको इसमें पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आकर के मिलते हैं, हम लोग उसको एक साथ करके अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ नया पदार्थ बनता है। इस अभिक्रिया में आपको यह समझना है कि जो नया पदार्थ बनता है उस अभिक्रिया पूरी अभिक्रिया के दौरान, माने अभिक्रिया होने और बनने के दौरान कोई भी नया परमाणु उसमें आता नहीं है। जो परमाणु है वही परमाणु रहता है, पहली बात। दूसरी बात, जो परमाणु उसके अंदर है वह नष्ट भी नहीं होता, वह उसमें सिस्टम में रहता है। इसका मतलब न तो जैसे मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हैं ना कि न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न द्रव्यमान का ह्रास होता है, उसी तरह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो किसी परमाणु का निर्माण होता है और न ही किसी परमाणु का ह्रास होता है। तो फिर होता क्या है, इसमें होता यह है कि जैसे जो पदार्थ हमने रखा उसके जो परमाणु उनके बीच के जो आबंध है, आबंध माने बॉन्ड, बंधन, वो टूटते हैं और फिर नए नए बंधन बनते हैं। अभिक्रिया में होता क्या है, जिन पदार्थों का हम अभिक्रिया करा रहे हैं उन पदार्थों के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं के बीच में जो आबंध हैं, बंध हैं, वो टूटते हैं और नए नए आबंध बनते हैं जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इसके लिए आपके नोट्स में हमने एक लाइन लिख दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो नए परमाणु बनते हैं और ना ही मिश्रण के किसी परमाणु का ह्रास होता है। एकदम क्लियर बात है बच्चों। केवल परमाणुओं के बीच के आबंध टूटते हैं तथा नए आबंध बनते हैं और यह हम लोग समझते हैं कि इससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह बात क्लियर हुआ कि अभिक्रिया कैसे होती है। अब हम लोग आते हैं अभिक्रिया के प्रकार पर। अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया, संयोग, संयोग माने जोड़। संयोग माने क्या होता है? जोड़। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ जाते हैं, जुड़ के कोई एक पदार्थ बना देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे और जुड़ के एक पदार्थ बनाएंगे तो उसको संयोजन अभिक्रिया। जैसे 2 जोड़ 3 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है ना। 2 जोड़े और 3 जोड़े तो 5 बना। 2 को पदार्थ को मिला के जोड़े तो एक पदार्थ बना। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको हम नोट्स बनवाए हैं कि संयोजन अभिक्रिया माने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम है बिना बुझा हुआ चूना, माने चूना का पाउडर। चूना के पाउडर को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसमें जब हम लोग जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, माने बुझा हुआ चूना माने घोरा हुआ चूना बन जाता है। तो इसमें देखिए 2 पदार्थ है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, एक जल है। दोनों को मिश्रण किए, दोनों को अभिक्रिया कराए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो यह क्या हुआ बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण किया तो यह क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, माने कार्बन का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर 2 पदार्थ है, यहाँ पर एक पदार्थ है, तो इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया हुआ। जल का जब माने H2 का माने हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो जल बनेगा। यहाँ पर 2 पदार्थ है, यहाँ एक पदार्थ है, तो यह संयोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है बच्चों। इस तरह फिर हम बोर्ड के आधे वाले भाग पर आगे बढ़ते हैं। अब आपकी किताब में देखिएगा बच्चों, आपको बोले हैं कि बुक रीडिंग कर लीजिए, तो बुक रीडिंग कीजिएगा तो उसमें ऑरेंज कलर में कुछ लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा है कि देखिए सबसे पहले आपको उसमें यह जो लिखा हुआ है उसका पूरा समरी आपको हम बताते हैं। उसमें यह लिखा है कि हम लोग क्या करते हैं, चूना कैसे, जो चूना है उस सुरती में खैनी में लोग खाता है, वो कैसे तैयार होता है? वह
पुराने ज़माने में तैयार होता था सितुआ, ऐंठा, घोंगी, इस सब का जो कवच होता है, कवच, उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। वो जो कवच होता है, कवच को जला करके उसका जो राख होता था ना, वही राख चूना था। तो वह चूना जो है वह बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड उसको कहा जाता है। जब हम लोग जल मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वायु में यदि छोड़ दिया जाए तो वह कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। इसी के बारे में आपके ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है। हम भी इससे एक प्रश्न लेते हैं। वह प्रश्न यह है कि चूने से दीवार पर सफ़ेदी करने से दीवार क्यों चमकने लगता है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चूना को पानी में घोर देते हैं, जब घोरते हैं तो क्या, वो डबकने लगता है। डबकते 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 उसका डबकना जब शांत हो जाता है तो हम लोग क्या अगले दिन क्या करते हैं, उसको उससे हम लोग अपनी दीवार की सफ़ेदी करते हैं तो दीवार पर एक चमक आ जाती है। वह चमक क्यों आती है, उसका आंसर देखिए। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी चूने का जो पानी है वास्तव में वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इससे दीवार पर सफ़ेदी की जाती है तो यह वायु के संपर्क में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है बच्चों, यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट चमकदार होता है, इसलिए दीवार भी चमकने लगता है। अब हम लोग ने क्या किया, चूने के पानी को दीवार पर पोत दिया, लगा दिया। तो लगाने से क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बन जाएगा। तुरंत आप देखे होंगे कि दीवार पर जब सफ़ेदी होती है तो तुरंत चमक नहीं आता है, एक दिन 2 दिन चाहे कुछ देर के बाद चमक आता है, पूरा अभिक्रिया होने के बाद। तो इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि चमकदार होता है, इसलिए दीवार भी हमारा चमकने लगता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। जल तो हवा में उड़ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट उससे चिपक जाता है। चलिए, एक हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े, अब आगे पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वह होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊर्जा भी निकलती है। ऊर्जा मैंने कोई भी ऊर्जा निकलती हो, कहने का मतलब ऊष्मा निकलती है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, माने कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ऊष्मा निकलेगी। मेथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा और ऊष्मा। तो चूंकि इन अभिक्रियाओं से ऊष्मा निकल रही है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर को पूरा कीजिए। अब हम लोग देखते हैं, आप लोग टॉपिक 2 का बुक पूरा रीडिंग किए हैं, उसमें अगली जो अभिक्रिया है वह है वियोजन अभिक्रिया। किंतु वियोजन अभिक्रिया से पहले कुछ नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको 1 नंबर वाले में ये हाईलाइट करके लिखना है। वह क्या है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन माने हम लोग जो सांस लेते हैं, अब देखे होंगे जो सांस लेते हैं तो उसमें अभिक्रिया होती है ना, अंदर शरीर के अंदर अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा का निर्माण होता है और हमारा सांस गर्म निकलता है। तो यह ऊष्माक्षेपी, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन की अभिक्रिया क्या होती है, जो हम लोग भोजन करते हैं ना, जो भात होता है, रोटी होता है, ये सब खाते हैं, इसमें से कार्बोहाइड्रेट निकलता है। वह कार्बोहाइड्रेट हमारे कोशिकाओं में जाता है और वहाँ श्वसन के द्वारा, सांस के द्वारा ऑक्सीजन जाता है और उस कार्बोहाइड्रेट में उसमें ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जल साथ में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ऊर्जा बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग श्वसन की अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। यह अभिक्रिया बैलेंस करने में भी आता है, या इस तरह भी लिख देता है, श्वसन की अभिक्रिया लिखिए। चलिए, तो इसको ग्लूकोज का सूत्र याद कीजिएगा, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट से बनता है। आइए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट माने खादर बनना। हम लोग क्या करते हैं, साग सब्जी का छिलका वगैरह बच जाता है या कुछ पत्ता वगैरह बच जाता है तो उसको खादर पर फेंक देते हैं ना, तो फेंक देते हैं तो क्या होता है, विघटित होता है। विघटित वो छोटे छोटे कणों में वो टूटता है, उसको बैक्टीरिया वायरस वगैरह लगता है, उसमें लग के तोड़ देता है। तो जब वो टूटता है तो वह जो कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट माने खादर बनता है जिसको हम लोग खेत में डाल देते हैं। तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें से भी ऊष्मा निकलती है। आपको याद रखना है 1 नंबर वाले प्रश्न में। आइए, प्राकृतिक गैस का सूत्र CH4 होता है, यह याद रखिएगा, आपकी किताब में वहाँ पर है कि प्राकृतिक गैस का सूत्र CH4 होता है। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। कई बार आपसे संयोजन अभिक्रिया न पूछ के संश्लेषण अभिक्रिया पूछ दे तो आप वही परिभाषा लिखिएगा जो संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा है। अब अगली अभिक्रिया पर चलते हैं, यह है वियोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से उसके गुण से बिल्कुल अलग गुण वाले 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण होता है
तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई बड़ा पदार्थ है उसको क्या करेगा, जब अभिक्रिया होगा तो वह टूटेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में चूना का पत्थर है, उसको गर्म कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड माने चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो एक पदार्थ को हमने क्या किया, एक पदार्थ को गर्म किया तो यह दो पदार्थों का निर्माण किया, तो एक से दो बना तो ये वियोजन, वियोग हो गया, वियोग। उधर संयोग और इधर वियोग, संयोग मने जुड़ा और वियोग मने अलग हुआ। फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट पे को अभिक्रिया करा तो क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। इस तरह यह वियोजन अभिक्रिया है। तो बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर को यहाँ पर आप लोग पूरा कीजिए। अब बच्चों हम लोग वियोजन अभिक्रिया देखे हैं। वियोजन अभिक्रिया का भी प्रकार होता है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि कोई भी एक पदार्थ है उसको तोड़ देना है, तो तोड़ने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, जैसे ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो जितने प्रकार की ऊर्जा उसको दिया जाता है तो वियोजन अभिक्रिया उतना ही अधिक प्रकार का हो जाता है। जैसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने से टूटता है, इसका परिभाषा भी उसी तरह से होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट या PbNO3 है, तो यह लेड नाइट्रेट, इसको हमने ऊष्मा दिया तो यह बदल जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसी प्रकार होता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसका मतलब एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर विद्युत वियोजन अभिक्रिया इलेक्ट्रिकल थर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन यहाँ छूट गया है बच्चों, आप लोग डिकम्पोजिशन अपने से यहाँ जोड़ लीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका परिभाषा होगा वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2O माने पानी में, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो यह होगा 2H2O, तीर के ऊपर विद्युत लिखेंगे 2H2 + O2। अब अगला अभिक्रिया है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। इसका मतलब प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का इंग्लिश होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम लोग परिभाषा लिखेंगे वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2AgCl माने सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में जब रखेंगे तो वह सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी प्रकार 2AgBr माने सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की ऊर्जा सूर्य प्रकाश में रखेंगे तो वह 2Ag माने सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाता है। इस प्रकार वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का है, वह आपको हम लिखा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं टॉपिक में और क्या क्या नोट्स दिया हुआ है, वह सब हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। अब जो वियोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो दिया है पाठ में, उसको भी आपको नोट्स में शामिल करना है और याद करना है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। फेरस सल्फेट का हम सूत्र यहाँ लिख दिए हैं। फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, इसको रटना है आपको। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O होता है। इसमें जल के कितने अणु रहते हैं, 7 अणु रहते हैं। यह समझना है आपको कि फेरस सल्फेट, इसमें क्रिस्टलन का जल होता है, वो पार्ट 2 में आपको पढ़ना है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि FeSO4.7H2O होता है। इसमें जल के कितने अणु रहेंगे, 7, यहाँ लिखा हुआ है 7H2O। जंग का सूत्र, लोहा पर जो जंग लगता है उसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3। 1 नंबर में पूछता है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर किताब में दिया हुआ है। फेरिक ऑक्साइड का अवस्था क्या होता है, तो ठोस अवस्था होता है। फेरिक ऑक्साइड बने जो जंग लगता है लोहा पर, उसका अवस्था क्या होगा बच्चों, ठोस होगा। आप देखते हो बीजी लगता है ना जंग, तो ठोस अवस्था में रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम होता है चूना या बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका मुख्य उपयोग है सीमेंट के निर्माण में। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को मुख्य रूप से सीमेंट में के निर्माण में, सीमेंट बनाने में काम आता है। अगला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का रंग कैसा होता है, भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है बच्चों, भूरा होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। सूर्य प्रकाश में रखने पर सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है, तो धूसर हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को
देखिए यहाँ पर लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखेंगे तो वह धूसर रंग का, श्वेत रंग का रहेगा, वह धूसर रंग का हो जाएगा। श्याम श्वेत माने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, आजकल तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता नहीं है, पुराने ज़माने में कैमरा से खींच के ब्लैक एंड वाइट फोटो, पुराना फोटो आपके घर पर होगा तो आप लोग देखे होंगे कि पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटो होता था, उसको हिंदी में श्याम श्वेत फोटोग्राफी कहा जाता है। तो इसमें किस अभिक्रिया का उपयोग होता था? तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में जब रखते थे तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता था। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता था। अब यहाँ पर एक नया अभिक्रिया आ गया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्माक्षेपी पढ़े हैं, वियोजन पढ़े हैं, संयोजन पढ़े हैं, उसी तरह ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा, चाहे वह ऊष्मा के रूप में हो, चाहे वह प्रकाश के रूप में हो, चाहे वह विद्युत के रूप में हो, इसका अवशोषण होता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया होने के बाद मिश्रण का ताप घट जाता है, माने जो सिस्टम है जिसमें हम अभिक्रिया करा रहे हैं उस सिस्टम का ताप घट जाता है, माने छुएंगे तो वो ठंडा महसूस होगा। तो यदि ठंडा महसूस होता है तो इसका मतलब उसने ऊष्मा को ग्रहण किया, ऊष्मा को लिया और ले करके ही अभिक्रिया किया, तो इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, यह बेरियम हाइड्रोक्साइड है, यह अमोनियम क्लोराइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का जब अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो वह ऊष्मा को ले लेता है, उसमें से ले करके बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनाता है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में शामिल कीजिए। अब बच्चों हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसमें किताब में पेज नंबर 11 पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को अब हमें हल करना है। हल मैंने प्रश्न हल करेंगे तभी हमारा नोट्स फाइनल होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। मैंने कोई पदार्थ है X जिसके विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे CaO के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ठीक है बच्चों, कह रहा है उस X का नाम बताइए, तो उस X का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कह रहा है X का सूत्र बताइए, तो X का सूत्र CaO है। कह रहा है ये जो पदार्थ X है उसका जल से अभिक्रिया बताइए, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब जल से अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में जो गैस है वह दूसरे परख नली में स्थित गैस से अधिक है, 2 गुना है, क्यों? तो हम जानते हैं कि क्रियाकलाप 1.7 जो है, आप क्रियाकलाप 1.7 को अपने उसमें देखिए अपने किताब में, तो क्रियाकलाप 1.7 में आप देखेंगे कि वहाँ जल का विद्युत अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? जल का विद्युत अपघटन हो रहा है। इस प्रक्रिया में एनोड पर ऑक्सीजन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है जी, तो यह अभिक्रिया वहाँ पर संपन्न हो रहा है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन, जल का जब 2 अणु टूटता है तो हाइड्रोजन का 2 अणु बनता है और ऑक्सीजन का 1 अणु बनता है, अर्थात जल के 2 अणु के टूटने पर हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के 1 ही अणु बनते हैं। इसलिए इसमें एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से 2 गुनी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपका पेज नंबर 11 पर जो 2 क्वेश्चन दिया है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए, अपने वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेयर को पूरा कीजिए। तो बच्चों इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन के एक पड़ाव पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। आप लोग हमारे वीडियोज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इससे अपना नोट्स बना रहे हैं, अपना फेयर कर रहे हैं और अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।